Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 10th history chapter 1 and the name of the chapter is the rise of nationalism in Europe. So let's proceed. तो ये जो चैप्टर है आपका वो इस फिगर के साथ स्टार्ट होता है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि एक प्रोसेशन आगे बढ़ रहा है एक आपके स्टैचू के सामने। तो ये जो फिगर है, ये जो प्रिंट है वो एक्चुअली फ्रेंच फिलोसोफर फ्रेडरिक सुरोयो ने बनाया है। इन्होंने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट बनाया था और इनमें से ये जो फर्स्ट प्रिंट है वो आपको दिखाया गया। इस प्रिंट में उन्होंने एक विजुअलाइज किया है उटोपियन सोसाइटी की, एक इमेजिनरी सोसाइटी की, वो सोसाइटी जहां पे एक अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो चुका है, जहां से मोनार्की खत्म हो चुकी है और मोनार्की चुकनाचूर होकर के रोड पे पड़ी हुई है। उसके रिमेन्स आपके रोड पर पड़े हुए हैं और लोगों का प्रोसेशन उस स्टैचू की तरफ, जो कि सिंबल है लिबर्टी की, उसकी तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी दिखाया कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो अपने अपने कंट्री के नेशनल कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, अपने अपने कंट्री के नेशनल फ्लैग को होल्ड किए हुए हैं और लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रोसेशन को जो कंट्री लीड कर रहा है वो है आपका फ्रांस, और साथ में उन्होंने कुछ दूसरी कंट्री जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूएस और कई ऐसी कंट्री को दिखाया जो कि इस प्रोसेशन में शामिल है। ये वो कंट्री थी जो अपने कदम रिपब्लिकन नेशन स्टेट की तरफ बढ़ा चुकी थी। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ऊपर आपकी जीसस क्राइस्ट और सेंट और एंजल बहुत खुश हो रहे हैं इस सीन को देख करके और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उन्होंने, फ्रेडरिक सुरोयो ने ये पेंटिंग तब बनाई जब एक्चुअली में कोई नेशन स्टेट यूरोप में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इस चैप्टर में वो विजुअलाइज, इस चैप्टर में हम वैसे कई इश्यूज को विजुअलाइज करेंगे जो कि फ्रेडरिक सुरोयो ने उस समय अपने पेंटिंग में विजुअलाइज किया था। तो इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि किस तरह से 19th सेंचुरी में नेशन स्टेट और नेशनलिज्म का फॉर्मेशन हुआ यूरोप में। इस फिगर को मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये फिगर कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है और आपको इसे एनालाइज करने के लिए कहा जाता है। तो 19th सेंचुरी में ये जो फीलिंग था नेशनलिज्म का ये और नेशन स्टेट का काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया यूरोप में। तो क्या नेशन स्टेट यूरोप में पहले नहीं एग्जिस्ट करते थे? तो इसका आंसर है नो। पहले यूरोप में मल्टीनेशनल डायनेमिक एम्पायर होते थे जिसे किंग कई जनरेशन टू जनरेशन एक ही डायनेसिटी से, सेम डायनेसिटी से एक किंग अपने एरिया में रूल तो किया करता था, पर उस एरिया में मल्टीनेशनल पीपुल थे। मल्टीनेशनल पीपुल थे यानी कि काफी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, लोग काफी डिफरेंट थे एक दूसरे से, वो डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप के थे, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के थे, उनकी ज्योग्राफिकल वेरिएशन काफी ज्यादा थी, उनमें कई ज्यादा लैंग्वेजेस थे, उनमें कोई सेंस ऑफ यूनिटी नहीं थी। वो सिर्फ एक एम्पायर के पार्ट हुआ करते थे, आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं था। हाँ, उस समय यूरोप में मॉडर्न स्टेट जरूर था पर कोई नेशन स्टेट नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ही वो पहला इवेंट है जिसने यूरोप में नेशनलिज्म और नेशन स्टेट को सेटअप किया। तो ये नेशन स्टेट क्या होता है? किसी भी प्लेस को नेशन स्टेट कहने के लिए उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल हो रहे हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं, तभी आप उस एरिया या प्लेस को नेशन स्टेट कह सकते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक या रिक्वायरमेंट क्या होते हैं? उसमें सबसे फर्स्ट है सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, यानी कि लोगों को फील होना चाहिए कि हम सब कॉमन हैं, हम सब एक हैं। जैसे कि इंडिया में आप सब फील करते हो कि हम सब इंडियन हैं। सेकंड, वहां पे एक कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए जो वहां के रहने वाले लोग शेयर करते हैं। थर्ड, वहां का एक कॉमन स्ट्रगल होना चाहिए जो वहां उनके फादर एंड फोर फादर ने किया हो उस कंट्री में नेशन स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड फोर्थ, वहां पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि पीपुल के एग्रीमेंट से बनी हो।
तो ये मॉडर्न स्टेट क्या होता है? मॉडर्न स्टेट वो स्टेट होता है जहां पे एक कॉमन क्वालिटी होती है कि वहां पे सेंट्रलाइज पावर या सेंट्रलाइज सॉवरेनिटी होती है, सेंट्रल कंट्रोल होता है। तो किसी प्लेस में सेंट्रल कंट्रोल हो, सेंट्रलाइज पावर हो, सॉवरेनिटी हो सेंट्रल लेवल पे, तो वो मॉडर्न स्टेट हो सकती है। मगर नेशन स्टेट बनने के लिए इससे भी बहुत ज्यादा कुछ की जरूरत पड़ती है, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ही वो पहला इवेंट था जिसने आपके यूरोप में नेशन स्टेट और नेशनलिज्म को सेटअप किया। तो ये पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आने से पहले वहां के कंट्री का जो पॉलिटिकल अथॉरिटी था वो वहां के किंग लुइस 16 के हाथ में था। लुइस 16 का सेंट्रल कंट्रोल तो था, मगर वहां की सोसाइटी में कोई यूनिटी नहीं था। पब्लिक वहां पे एक फील नहीं करती थी, काफी ज्यादा इनइक्वालिटी थी उनके सोसाइटी में। उनकी सोसाइटी 3 स्टेट में बटी हुई थी और इक्वालिटी और यूनिटी का नामो निशान नहीं था। फिर वहां पे एक रेवोल्यूशन होता है और लुइस 16 को ओवरथ्रो कर दिया जाता है और फ्रेंच की पब्लिक को वहां का पावर दे दिया जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ, इतना बड़ा रेवोल्यूशन, एक पावरफुल ऑटोक्रेटिक एम्पायर को ओवरथ्रो करने का करेज कैसे आया वहां की कॉमन पब्लिक को? तो ये करेज उनको मिला अपने अंदर नेशनलिज्म के आने के बाद। तो कैसे इस कंट्री में नेशनलिज्म आया वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वहां के लोगों में जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई, जिससे उनको वो पावर मिला कि वो वहां की एग्जिस्टिंग पावरफुल अथॉरिटी को ओवरथ्रो कर सके। तो इसमें जो फर्स्ट एस्पेक्ट है जिसने वहां पे नेशनलिज्म लाया वो था न्यू फ्रेसेस। वहां पे नए नए फ्रेसेस जैसे ला पैट्री, ला सित्योन जैसे वर्ड्स यूज करने लगे। ला पैट्री का मतलब है फादरलैंड और ला सित्योन का मतलब है सिटीजन। यानी कि इन दो नए फ्रेसेस को यूज करके उन्होंने कहा कि ये जो लैंड है इट्स नॉट ए पीस ऑफ लैंड, ये हमारा फादरलैंड है और हम यहाँ के सिटीजन हैं। यानी कि उन्होंने एक कनेक्शन बनाई इन फ्रेसेस को यूज करके लैंड और सिटीजन के बीचों बीच, और ये कनेक्शन एक्चुअली पहले फ्रेंच सोसाइटी में नहीं थी। इसके अलावा नेशनलिज्म लाने के लिए फ्रेंच फ्लैग लाया गया, ट्राई कलर न्यू फ्रेंच फ्लैग लाया गया। उन्होंने पुरानी रॉयल फ्लैग को यूज नहीं किया, क्योंकि रॉयल फ्लैग तो सिंबल था ऑटोक्रेटिक रूल का, ऑटोक्रेटिक पावर का, जिसको वो एबॉलिश करना चाहते थे। तो उन्होंने एक नया ट्राई कलर फ्लैग लाया जिससे लोग कनेक्टेड फील कर सके। पावर आते ही उन्होंने स्टेट जनरल को हटा करके नेशनल असेंबली सेटअप किया, जो कि वहां के एक्टिव सिटीजन के वोट से बनाई गई। यानी कि वहां पे रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पावर आया और उस पॉलिटिकल पावर ने वहां पे फ्रीडम और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया। इंटरनल टैक्सेस को पूरी तरह से हटा दिया गया, क्योंकि वहां के लोगों ने कहा जब हम एक ही कंट्री के हैं तो फिर हम इंटरनल टैक्सेस क्यों पे करें। साथ में इकोनॉमिक लाइन में सबको एक साथ लाने के लिए एक यूनिफॉर्म वेटिंग एंड मेजरिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलॉग्स जो कि लोकल लैंग्वेजेस थे उनको डिस्करेज किया गया कि लोग अलग अलग लैंग्वेजेस ना बोले, बल्कि सब लोग मिलकर के फ्रेंच लैंग्वेज बोले। उनका इंटेंशन था कि अगर सब लोग मिलकर के एक कॉमन लैंग्वेज बोलेंगे तो लोगों के अंदर यूनिटी आ जाएगी। इसके अलावा एक वहां पे यूनिफॉर्म लॉ को एस्टैब्लिश किया गया, वहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश किया गया और सारे सिटीजन को इक्वल बनाया गया। साथ ही वहां के लोगों में नए नए हाइम्स, न्यू पोयम, न्यू सॉन्ग इंट्रोड्यूस हुए, जिसे गा करके वो सब अपने आप को कनेक्टेड एंड यूनाइटेड फील करने लग गए। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि जब फ्रांस में नेशनलिज्म आ गया, नेशन स्टेट आ गया, ठीक है, मगर ये यूरोप तक कैसे फैल गया? तो इसे फैलाने का जो क्रेडिट है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनके रेवोल्यूशनरी को जाता है। उनके रेवोल्यूशनरी जिन्होंने नेशनलिज्म को एस्टैब्लिश किया फ्रांस में, उन्होंने सोचा कि अब ये हमारा फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि हम इस नेशनलिस्ट आइडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करें।
साथ में फ्रेंच आर्मी मैन का भी बहुत बड़ा हाथ था इस नेशन स्टेट नेशनलिज्म फ्रेंच रेवोल्यूशंस के आइडिया को ऑल ओवर यूरोप स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि फ्रेंच आर्मी जहां जहां जाती अपने इन आइडियाज को अपने साथ ले जाती और वहां स्प्रेड करती थी। और इसके अलावा वहां पे जैकोबिन क्लब का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। जैकोबिन क्लब वहां की एक फेमस पॉलिटिकल क्लब थी जो लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस और उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करती थी। इसके बाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्टे का रूल आता है, जो कि वहां पे 1799 से 1815 तक रूल करता है। नेपोलियन बोनापार्टे एक फ्रेंच मिलिट्री डिक्टेटर था। उसने फ्रांस पे उस समय रूल किया जब फ्रांस एकदम बॉयल हो रहा था, रिवोल्यूशनरी आइडिया से भरपूर था, और जो उनकी नेबरिंग कंट्री थी वो एक्चुअली फ्रांस से काफी ज्यादा डर रही थी, क्योंकि फ्रांस में मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया गया था, किंग को हटा दिया गया था, और आसपास के कंट्री में, आसपास की नेबरिंग कंट्री में तो मोनार्कियल रूल ही चल रहा था। तो लोगों को ये डर लगा कि कहीं फ्रांस के आइडिया से इंस्पायर्ड होके उनके पब्लिक भी हमें ओवरथ्रो ना कर दे, हमारे कंट्री से भी मोनार्कियल रूल को हटा ना दे। इसलिए वो डर गई और फ्रांस को अटैक करने लगी, और उस अटैक से फ्रांस को सेव किया आपके नेपोलियन बोनापार्टे ने। नेपोलियन बोनापार्टे तो हाफ हीरो हाफ विलेन थे। इनमें कुछ अच्छी पॉइंट्स थी और कुछ बुरी पॉइंट्स भी थी। उन्होंने डेमोक्रेसी को आते ही एबॉलिश कर दिया और मोनार्की को दोबारा से ले आए, यानी कि वो डेमोक्रेसी जिसे इतनी मुश्किल से सेटअप किया गया था उसे उन्होंने डिमोलिश कर दिया। हाँ, मगर उन्होंने साथ में कई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और उनके इसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है, क्योंकि ये सिविल कोड 1804 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सिविल कोड को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। तो इस सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड में क्या क्या चीजें थी? तो इस सिविल कोड में और या नेपोलियनिक कोड में ये कहा गया कि अब सब इक्वल हैं। उन्होंने इक्वालिटी को स्टैब्लिश किया, यानी कि लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं, और लॉ किसी के साथ बायस नहीं है, किसी के साथ पार्शियल नहीं है, और एवरीवन इज लॉ इज इम्पार्शियल अनबायस्ड फॉर एवरीवन। उन्होंने साथ ही जो प्रिविलेजेस बर्थ से वहां पे लोगों को, वहां की सोसाइटी को मिला करता था, जो कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि वहां पे क्लर्जी थे, वहां पे आपके किंग थे, तो किंग और क्लर्जीज को बहुत स्पेशल पावर मिलता था, क्योंकि वो किंग एंड क्लर्जी के फैमिली में बॉर्न होते थे। तो बॉर्न होने पर जो प्रिविलेजेस मिला करते थे वहां के लोगों को बाय बर्थ, कि हम क्लर्जी फैमिली में पैदा हुए हैं तो, या फिर हम नोबेलिटी फैमिली में पैदा हुए हैं इसलिए, तो जो ये प्रिविलेजेस, ये फायदे मिलते थे बर्थ के बेसिस पे, उसको उन्होंने एबॉलिश कर दिया। और उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी सबको दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई कमा रहा है, तो उसे राइट टू प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है। उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को भी एबॉलिश कर दिया, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम काफी अनजस्ट था फार्मर के लिए, क्योंकि इसमें फार्मर को एरिस्टोक्रेसी के लिए वर्क करना पड़ता था। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को भी डेवलप किया। गिल्ड के जो रिस्ट्रिक्शन थे, गिल्ड जो ट्रेड को कंट्रोल किया करता था, उसके रिस्ट्रिक्शन से एक्चुअली ट्रेड एक्सपैंड नहीं हो पा रहा था, तो उसके जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको भी उन्होंने हटा दिया। स्टैंडर्डाइज वेटिंग एंड मेजरिंग मेथड को अडॉप्ट किया और उसे ऑल ओवर द कंट्री इम्प्लीमेंट भी किया। उन्होंने जो फार्मर थे उनको सर्फडम, यानी कि आप सोच लो स्लेवरी, बॉन्डेड लेबर से मुक्त कर दिया, और उन्हें उनको मैनोरियल ड्यूस देने से भी मना कर दिया, जो ड्यूस वो अपने मालिक को दिया करते थे। तो क्या लोग वहां पे नेपोलियन रूल से खुश थे?
तो इसके जो आंसर है एक्चुअली मिक्स्ड है कि हाँ, पहले पहले तो लोगों को बहुत अच्छा लगा और लोग बहुत उसको पसंद करने लगे। जहां भी नेपोलियन जाता, जहां भी फ्रेंच आर्मी जाती, उनको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था और उन्हें हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता था। चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, होलैंड हो, मिलान हो, हर जगह उन्हें वेलकम किया जाता था। मगर धीरे धीरे लोग उनके तरफ हॉस्टाइल हो गए और उन्होंने रियलाइज किया कि जो नेपोलियन रूल है उसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं और एडवांटेजेस कम हैं। तो ऐसे क्या डिसएडवांटेजेस थे नेपोलियन रूल में कि लोग उन्हें पसंद करने के बाद में उनके तरफ हॉस्टाइल हो गए। तो कुछ डिसएडवांटेज आपके डिस्कस हैं, जैसे कि नेपोलियन ने पॉलिटिकल फ्रीडम्स पे को बंद कर दिया, उसको वापस ले लिया, उसे अबॉलिश कर दिया, क्योंकि अब लोगों के पास राइट नहीं रहा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का। सेंसरशिप को भी उसने इम्पोज कर दिया। सेंसरशिप यानी कि आप अपने ओपिनियन नहीं दे सकते, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये जो लिबर्टी को छीनना था ये लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि फ्रांस के पीपल बहुत ही ज्यादा लिबर्टी लवर थे। टैक्सेस भी नेपोलियन के समय में बढ़ गई, क्योंकि उसे अपनी आर्मी को एक्सपैंड करना था, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। तो इसने टैक्सेस को भी इंक्रीज कर दिया। हालांकि उसने इंटरनल टैक्सेस को बंद कर दिया था, मगर ओवरऑल जो टैक्सेस था वो काफी ज्यादा इनहैंस हो गया था। फोर्सफुल जो वो फ्रांस आर्मी में लोगों को एडमिशन कराता था, क्योंकि उसका ड्रीम था कि वो पूरे यूरोप को कॉन्कर करेगा। तो इस ड्रीम के लिए वो काफी अपनी बड़ी आर्मी चाहता था और जबरदस्ती लोगों को फोर्स करता था अपनी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, जिससे लोग काफी डिसअपॉइंटेड फील करने लगे। विमेंस को भी वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था, जिससे विमेंस काफी गुस्सा हो गई, क्योंकि विमेंस खेलना पॉलिटिकल राइट था, वो पूरी तरह से अपने फादर या हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी। तो किस तरह से नेपोलियन रूल एंड हुआ? तो नेपोलियन रूल को एंड करने के लिए ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ये सब मिल करके, उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज थी वो सब मिल करके नेपोलियन से बैटल ऑफ वाटरलू में उससे लड़ती हैं और उस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को 1815 में डिफीट कर देती हैं। और इस डिफीट के बाद एक वॉर ट्रीटी ऑफ वियना साइन होता है और नेपोलियन रूल यहाँ पे फ्रांस में खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर के आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके अगले पार्ट में। सो इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू वांट नोट, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम द वीडियो बाय पुटिंग द पॉज ऑन द वीडियो, और या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।